Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our next topic from chapter 3rd, metals and non-metal. And our topic is how do metals and non-metal react? Means metal और non-metal एक दूसरे से रिएक्शन कैसे करते हैं? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कई सारी रिएक्शंस देखी थी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। उसमें रिएक्टिविटी सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग उसे मेमोराइज कर लीजिएगा। कहीं उसमें प्रॉब्लम अगर आई हो पिछली वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल की रिएक्शन देखते हैं कैसे ये करते हैं एक दूसरे से रिएक्शन। उसके पहले मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स यदि एटम्स दिए हुए हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अरेंज करना सेल के अंदर ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया सोडियम, लेट कर लेते हैं कि सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका हमें एटॉमिक नंबर पता है। कितना है ये एटॉमिक नंबर सोडियम का? सबको पता है 11 है। तो 11 अगर इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? 2 8 और 1, यानी कि जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कितना बनेगा? 2 8 और 1, जिसको हम EC भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में इसे EC भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कोई अगर इसे बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ जाइएगा। तो सोडियम का तो ऐसे बन गया 2 8 और 1। वैसे ही अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसका क्या होगा? 2 8 और 2, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। ऐसे ही अगर क्लोरीन की बात करें तो कितना बनेगा? सॉरी, 17 होता है क्लोरीन का, तो ये कितना बनेगा? 2 8 और 7 बनेगा। ऐसे ही आपके सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनके हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सेल में 2 होता है, बाकी के बाद वाले में 8 8 होता है। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में केवल 20 तक है, इसीलिए मैं केवल इतना बताऊंगा कि 2 8 8 होता है और लास्ट जो आपके कैल्शियम उसमें भी 2 ही होता है। लेकिन जो अरेंजमेंट करने की जो हमारे पास तरीके हैं वो अलग होते हैं इसके बाद के सेल में, इसीलिए मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा। हमारा टॉपिक आज का वो नहीं है। तो आज हम रिएक्टिविटी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबके क्या होते हैं? 8 नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन जिनके लास्ट सेल में या फिर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिएक्टिविटी लेस शो करते हैं। ये हम लोग जानते हैं पहले भी। ठीक है, अब देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जैसे अगर मैं NaCl, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा लास्ट सेल में? लास्ट सेल की बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल, यानी कि 1 होगा। मैं 2 8 1 में वैलेंस सेल की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे लास्ट सेल में इसके 1 होगा। और यदि क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना होगा? 7। ठीक है, तो ये अपना अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके लास्ट सेल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, यानी कि अब लास्ट सेल इसकी ये हो गई तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेता है तो इसके भी लास्ट सेल में 8 हो जाएंगे, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए ही सारे जो मेटल्स नॉन मेटल्स या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है,
तो अब हम इसे डीप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अब इसमें थोड़ा सा होता क्या है। ठीक है, यदि हम दूसरा एक एग्जांपल ले लें MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट सेल में? 2 होंगे। हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट करनी है और ये हमारी जो है लास्ट सेल है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन कितने लगे होंगे? अगर थोड़ा सा इसको एक्सपांड किया जाए इसको फॉर्मूले को समझने के लिए, तो ये ऐसे हैं कुछ। मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और वही समझना है कि वहां पे 2 क्यों लगे हुए हैं। ठीक है, सिंगल क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास कितने होंगे? इनको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्लोरीन के पास है और यहाँ भी क्लोरीन के पास कितने होंगे? 7 होंगे। यहाँ 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 होता है, क्लोरीन के पास 7 होता है बैलेंस सेल में, इसलिए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद से होता ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लॉस करते हैं इधर और एक इधर, यानी कि एक पहले क्लोरीन को देते हैं और एक दूसरे क्लोरीन को मैग्नीशियम लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। उसके बाद से जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो जाते हैं? क्लोरीन के पास पहले से इतने पड़े हुए थे और वो एक गेन किया इनसे, तो मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन आ गया। मैं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप समझ जाइए वो मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ। उसके इलेक्ट्रॉन को दिखाना चाहता हूँ कि ये मैग्नीशियम से ही आया है। और बात करें अगर मैग्नीशियम की, तो इसके थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब ये 2 तो लॉस हो गए ना, अब तो ये हमारे पास बचे नहीं, तो वो सेल क्या हो जाएगी? अब वैलेंस सेल ना हो करके वैलेंस सेल हमारी ये हो जाएगी। तो वैलेंस सेल, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 80 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन इसका आया होगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्या बताया कि सभी एलिमेंट जो है अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों स्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी के लिए वो 8 रखना चाहते थे, यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं स्टेबल है और स्टेबिलिटी के लिए ही ये फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए कि अब ये क्या एलिमेंट्स ही रह गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब ये एलिमेंट्स नहीं रह गए हैं बल्कि कन्वर्ट होके आयंस बन चुके हैं। वो कैसे बना है अब देखिए, ये रिएक्शन थी, रिएक्शन में यही होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल के केस में ही ये ज्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, और जो ये ट्रांसफर होने की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, एक तरह का बॉन्ड बनेगा, जैसे मैग्नीशियम की बात करें और क्लोरीन की बात करें, तो इसके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास 2 थे, एक ये क्या हुआ ट्रांसफर हो गया और एक इधर वाले क्लोरीन को ट्रांसफर हो गया। तो जो बॉन्ड बना इन दोनों के बीच का, उसी को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड which is formed because of transfer of electron is called ionic bond। इसकी डिफिनेशन बुक से देख लीजिएगा, काफी अच्छी डिफिनेशन दी हुई है, तो उसे समझ लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा था कि ये एलिमेंट्स अब ना होकर के आयंस बन चुके हैं, वो कैसे बने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा था। तो इसे समझने के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि मैग्नीशियम के पास 2, 8 और 2 थे, तो जब इसने ट्रांसफर किया तो इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए, लेकिन इसके प्रोटॉन्स क्या हुए? सेम के सेम रह गए। यानी कि अगर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 हैं, तो जो प्रोटॉन है वो भी तो 12 होंगे, ये हमें पता है। तो ये चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जा रहा था, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ऐसे न्यूट्रल हो रहा था।
ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जा रहा था, लेकिन जब इसने 2 अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो पॉजिटिव जो चार्ज था वो इंक्रीज कर गया, और कितना इंक्रीज कर गया, 2। तो अब ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, Mg2+ होगा। यानी कि अगर यहाँ से अगर हम इन्हें ब्रेक करेंगे तो ये Mg2+ होगा। और यही क्या है, कटायन बोला जाता है, इसी को कटायन बोला जाता है। अनायन और कटायन दो होते हैं आयंस। आयन किसे कहते हैं, द एलिमेंट विच कैरी चार्ज और कॉल्ड आयंस, यानी कि जो भी एलिमेंट्स चार्ज कैरी करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। और आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं आयंस। आयन की बात की जाए तो वो कितने होंगे, कटायन होगा और एक अनायन होगा। ठीक है, कटायन वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और अनायन वो होते हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ये शॉर्टकट है पॉजिटिव लिखने का और ये नेगेटिव लिखने का। ठीक है, तो आयंस कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक कटायन एक दूसरा अनायन। जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करे उसे हम कटायन बोलेंगे। तो मैग्नीशियम क्या हुआ, कटायन हुआ। और क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन ने क्या किया था, उसके 17 थे, तो मैं 17 नहीं बनाऊंगा, आप समझ लीजिए कि जो लास्ट था उसमें क्या कितने थे, 7 थे। ठीक है, और उसने क्या किया, मान लीजिए कि 17 इलेक्ट्रॉन से तो 10 तो कैंसिल हो गया, ऐसे 16 और 16 कैंसिल हो गया। 17 की बात करें तो 17 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, समझ लीजिए इसे, 17 इलेक्ट्रॉन से 17 प्रोटॉन थे, तो एक दूसरे से ये क्या हो जा रहे थे, कैंसिल हो जा रहे थे। और कैंसिल होने के बाद इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे 17 इलेक्ट्रॉन्स में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था तो ये 18 हो गए थे। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई थी 18 और प्रोटॉन रह गए थे 17। तो प्रोटॉन जब 17 रह गए, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो कौन सा चार्ज इंक्रीज कर गया, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए जो क्लोरीन होगा वो क्या होगा, अनायन होगा। ठीक है, तो ये था हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट में आपका कैसे जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हुआ, मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ इधर एक बॉन्ड बनाया, एक इधर बॉन्ड बनाया, यानी कि इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और ये कैसे क्रिएट होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो ये आप पूरा इसे समझिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो रही थी, जो है आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण मेटल और नॉन मेटल में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा, और यदि कोई पूछता है तो इसे अच्छे से बता दीजिएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड में हमारे 4 टॉपिक्स हैं, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे बुक से समझ लेते हैं। फिजिकल नेचर, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मीन्स आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, और ये हार्ड भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और सारे फोर्स के कंपेरिजन में यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव के बीच में फोर्स भी तो लग रहा है, और इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसीलिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। और ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और ये अपने बहुत सारे पीसेस में
ब्रेक कर जाएंगे अगर इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए। मीन्स अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जनरली हार्डर होते हैं। क्यों होता है मैंने अभी बता दिया, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोल जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनके ऊपर चार्ज डेवलप हुए हैं, और जिसकी वजह से इनके जो एक दूसरे एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हार्डर होते हैं। ठीक है, अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप जनरली समझ सकते हैं कि जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी। दिस इज बिकॉज आयनिक कंपाउंड हैव high melting and boiling points. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction, यानी कि जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन है, उसे ब्रेक करने के लिए एक अमाउंट जो है फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फोर्स है आयंस के बीच में वो ज़्यादा होता है और उन्हें ब्रेक करेंगे तभी तो एक दूसरे से एलिमेंट्स अलग होंगे। बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन, पेट्रोल और एटसेट्रा। ठीक है, इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जब हम MgCl2 को देख रहे थे, जब समझने की कोशिश कर रहे थे इनकी रिएक्शन, इसमें क्या देखा था, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके एक दूसरे से क्या हो गए थे, स्टेबल हो गए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। तो ये अब नहीं चाहेंगे कि हमें कोई आके डिस्टर्ब करे। ठीक है, तो ये जब डिस्टर्ब ये होना ही नहीं चाहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कैरी नहीं करते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन यदि इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये ब्रेक होते हैं अपने अपने आयंस में, यानी Mg अब क्या करेगा, अपना आयन के साथ ब्रेक होगा और Cl भी क्या होगा, अपने आयंस के साथ ब्रेक होगा। और जब अपने अपने आयंस के साथ ब्रेक हो जाएंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए आयंस की तो ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो हो जाएगी। तो इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल को रिक्वायर करता है। A solution of ionic compound in water contains ion which moves to the opposite electrode when electricity is passed through the solution। यानी कि आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन बनेगा वो वाटर क्या होगा, जब सॉल्यूशन बनेगा तो वाटर के पास आयंस होंगे जो कि अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव वाला है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला है जो पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ये स्टेबल है तो इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये क्या है, इनका एक फिक्स शेप हो गया, जिसकी वजह से ये अब अपना कोई भी चीज़ करने को राजी नहीं है। हम इन्हें राजी करने के लिए ही वाटर में इन्हें डिसॉल्व कर देते हैं, जिसके वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने लगते हैं, क्योंकि ये अपने आयंस में वहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। और यहाँ पे तो नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने ठान लिया है। ठीक है, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। ठीक है, this is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositively charged ions are overcome due to the heat, thus the ions move freely and conduct electricity। तो मोल्टेन स्टेट में ये कहीं ना कहीं अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो कर जाते हैं। यही कहने का इसका मतलब है।
तो आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी चीज़ें आपको इसमें क्लियर नहीं हो रही हो बुक से भी पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि मैंने बुक से नहीं बताया हुआ है। जनरली आपको जो मेन चीज़ें थी बुक की वो मैंने बताया हुआ है, एक एक लाइन को मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो आप अगर कोई चीज़ें छूट जाती हैं बाय द वे तो आप बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। I hope this topic is clear to you, and if you face any problem then please send me message or you can contact me. I'm here to solve your problem. Okay, so thank you students. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग की सेंड करूँगा, और उसे आप देखने से पहले ये सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको कहीं इन सारे टॉपिक्स में से कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट होता है, क्योंकि जब आप स्टडी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डाउट जरूर आएगा, कोई डाउट आता है तो उसे मुझे सेंड करिए। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please watch the previous video also. So thank you.